आप सभी का एस्केसिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज का चैप्टर है गॉस लॉ। आइए देखा जाए। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन surface is called electric flux linked with that surface. किसी सरफेस से कुल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही, बस ये देखो। आइए देखा जाए। ये कोई सरफेस ले लेते हैं, चलो जी ds, और ये है ई वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर बनाते हैं, ये लीजिए, जिसे हमने कहा ds वेक्टर। और ये एंगल चलो थीटा मान ले। ई का दो कंपोनेंट करो, एक इधर और एक इधर। इसको कहो ई कॉस थीटा और इसे कहो ई साइन थीटा। और ये एरिया है ए। आइए देखा जाए। देखिए यहाँ ई वेक्टर को हम नाम देंगे फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नाम भी जानो, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसको कहते हैं। इसका ये नाम भी है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सुन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। इसका मीनिंग ये है, देखो। और जिसे हम लोग ds वेक्टर बोल रहे हैं वो वास्तव में एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर, और जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे सरफेस के। जिस सरफेस का एरिया वेक्टर बनाना है उसके परपेंडिकुलर। तो ये ds वेक्टर यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लिए। अब एक लाइन सुन लीजिए। देखिए ई के बारे में हम यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो बताओ ई कॉस थीटा का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वो तो पास नहीं होगा, इसलिए ये फ्लक्स नहीं बनाएगा। तो फ्लक्स केवल ये बनाएगा। तो आइए देखा जाए इस सरफेस का फ्लक्स कितना बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ds, यानी छोटा सरफेस। चलो इसे हमने कहा d फाई और e cos थीटा और इनटू ds। बड़ा सीधा सा लॉजिक है। e cos थीटा माने नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली, और इनटू में कुल एरिया। तो क्या हो गया, कुल लाइंस, जो कि फ्लक्स की डिफिनीशन है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई वेक्टर
डॉट डी एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हमें किसी बड़े सरफेस का फ्लक्स ढूंढना हो तो इंटीग्रेट करेंगे। ये तो एक एलिमेंट बनाए थे हम, तो यहाँ लिखो अगली लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन ओपन सरफेस। चलिए एस मान लेते हैं, तो इसे हम फाई लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी एस, ये लीजिए पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ये तो ओपन सरफेस का हुआ। अगर मान लो सरफेस क्लोज्ड है तो उसके लिए फिर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface। चलिए बताइए, फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज, यहाँ यस लिख देते हैं, ये यस जो लिखा है। चलिए क्लोज सरफेस, चलिए यस मान लेते हैं, तो ये लो, और ये कितना हो जाएगा ई डॉट डी एस। अब देखो ये जो सर्कल बनाए हैं ये सिंबल है कि वो सरफेस पूरा बंद है। देखिए इसमें सर्कल नहीं बना यानी क्लोज सरफेस है, और ये सर्कल बना है ये एक ओपन सरफेस है, सर्कल नहीं बना, और ये सर्कल बना है यानी क्लोज सरफेस है। ठीक है ना। आइए यूनिट की बात कर लें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ई इंटू डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, कुछ और बोलो। तो ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम और डी एस के लिए मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कुछ होता ही नहीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ की डेफिनेशन पहले देखो। गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the total electric charge enclosed by that surface। इतना ध्यान देना, गॉस लॉ केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लगेगा, ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ नहीं होता। तो क्लोज सरफेस चाहे किसी भी शक्ल का हो, चाहे किसी भी शेप का हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करता फ्लक्स डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस, इसके अंदर अगर चार्ज क्यू है तो कितनी लाइनें यानी कितना फ्लक्स इस सरफेस को पार करेगा, ये डिपेंड करता है क्यू पे, न कि सरफेस के शक्ल और शेप पे। तो हम लिख सकते हैं कुल फ्लक्स यानी क्यू बाई एप्साइलन 0, 1 बाई एप्साइलन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई द सरफेस। अच्छा बताइए, फाई तो ये भी होता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ला है ये, तो फाई की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। अब बराबर में क्यू बाई एप्साइलन 0, ये लीजिए। दोनों फार्मूला पढ़िए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना होगा तो हम इसको यूज करेंगे, और फ्लक्स ढूंढना होगा कुल तो इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। आइए देखा जाए इसके एप्लीकेशंस।
गास लॉ के 4-5 एप्लीकेशंस हैं जहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं। खुद गास लॉ पर भी सवाल बनते हैं, अभी हम देखेंगे। पहले आइए एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशंस ऑफ गास लॉ। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ध्यान देना, लाइन ऑफ चार्ज इनफाइनाइट साइज की। चलिए ये मान लेते हैं एक लाइन ऑफ चार्ज, इसमें पूरे में चार्ज भरा है, चार्ज भरा है और ये अनंत तक है। अच्छा चलिए ये मान लेते हैं लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब थोड़ा सुनिएगा मन से। देखिए मान लो ये एक पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो एक गासियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस एज्यूम करो, ठीक है ना, जो इस पॉइंट से गुजरता हो। तो ये एक तरह से ये तार है, और तार माने सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस। तो जिस शक्ल का कंडक्टर हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसी शक्ल का गासियन सरफेस लिया जाता है। तो इस तार के लिए सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस लेंगे, और वो ये लेंगे, ये लेंगे हम सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस। ये लीजिए, ये हमने सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस बना लिया। ये लो, इसकी लंबाई चलो L मान लेते हैं, और इसे मैंने कहा गासियन सरफेस। गासियन सरफेस, ध्यान देना ये एक क्लोज सरफेस है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 3 सरफेस है, देखिए, एक ये ले लेते हैं, एक सरफेस यहाँ ले लेते हैं, और एक सरफेस यहाँ ले लेते हैं। अच्छा ये दूरी R ले लेते हैं पॉइंट P की, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। कहाँ से? इस लाइन ऑफ चार्ज से। चलिए यहाँ पर देखिए ds वेक्टर ये बनेगा और E वेक्टर ये बनेगा। ये E वेक्टर आएगा और ये ds वेक्टर आएगा। इसको सरफेस 1 कह लो, इसे सरफेस 2 कह देते हैं। यहाँ देखिए E वेक्टर ये आएगा और ds वेक्टर भी यही आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये आएगा देखिए ds वेक्टर, और ये आएगा E वेक्टर। इसका नाम रख देते हैं 3। थोड़ा सुन लो। अब देखिए सिलेंडर है तो ds वेक्टर ये, और यहाँ का ds वेक्टर ये, यहाँ का ds वेक्टर ये, और E वेक्टर गासियन सरफेस से नहीं तय होगा, E वेक्टर इससे तय होगा, कंडक्टर से। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप एक तार या सिलेंडर सोच रहे हो तो परपेंडिकुलर 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 E होगा हर जगह। यहाँ भी देखोगे तो E, यहाँ भी देखोगे E, यहाँ भी देखोगे E, यानी E वेक्टर इससे तय होगा, कंडक्टर, और ds वेक्टर गासियन से तय होगा। ds वेक्टर गासियन के परपेंडिकुलर होता है और E वेक्टर तार या कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए 3 टुकड़ों में हम इसे ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन को, क्योंकि 3 सरफेस से मिलकर गासियन बना है। जितने सरफेस से मिलकर गासियन बनता हो उतने टुकड़ों में इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ 3 है, 1 2 3। आइए इसके लिए हम गास लॉ लगाएं। तो ये बताओ E डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है गास लॉ। अब इस इंटीग्रेशन को 3 टुकड़ों में तोड़ दो। तो चलिए पहला टुकड़ा है E डॉट ds नंबर 1, दूसरा है देखिए E डॉट ds और नंबर 2, तीसरा है E डॉट ds और नंबर 3, और इक्वल में
बताइए कितना चार्ज अंदर बंद है। नो डाउट लेमडा इंटू एल बाई एप्साइलन नॉट, क्योंकि यूनिट लंबाई पर लेमडा चार्ज है और एल लंबाई का गासियन सरफेस लिए हो तो लेमडा इंटू एल ये चार्ज हुआ जो गासियन के अंदर बंद है अब बटे एप्साइलन नॉट। देखिए ये क्लोज नहीं अब बनाएंगे, क्यों? तीनों मिला दो तो क्लोज है और एक एक सरफेस अगर पढ़ोगे तो ये ओपन सरफेस हुए। अब पहले सरफेस में देखो 90 का नाटक है तो आप लिखोगे ई डी एस कॉस 90, ये लो। फिर यहाँ लिखोगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री नंबर 2 और यहाँ लिखोगे ई डी एस कॉस 90 नंबर 3 इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्साइलन नॉट। देखो ये तो हो गया 0 90 डिग्री। ये बताइए डी एस डी एस डी एस डी एस बीच का कुल एरिया तो ये बनेगा ई इंटू 2 पाई आर एल कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल अब प्लस 0 और इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्साइलन नॉट। अब जरा देखिए एल से एल कट गया और रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। बताइए ई बनेगा लेमडा बाई 2 पाई एप्साइलन 0 इंटू आर। ये लीजिए, ये है फार्मूला। मज़ेदार बात ये है E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन ऑफ चार्ज के कारण ये बनेगी। फार्मूला जरूर याद रखना है क्योंकि सीधे सवाल मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आर पे डिपेंड करता है, यानी जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी घटेगी। ये तो था पहला एप्लीकेशन। आइए अब हम दूसरा एप्लीकेशन देखें। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज। वो था देखो लाइन ऑफ चार्ज और ये शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट साइज की शीट है। चलिए समझा जाए। देखिए ये है शीट, ये मान लेते हैं एक शीट, ये लो। ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट साइज की। अच्छा चलिए गासियन सरफेस इस पे हम मान लेते हैं, ये गासियन सरफेस हम बना लेते हैं, ये लो। कोई भी क्लोज सरफेस जिसकी मैथ हमको आती हो। ये लो। अच्छा इसमें चलिए चार्ज मान लेते हैं, चार्ज ये लो। अब चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब सिग्मा क्या है वो लिख लो पहले। इसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। वो था चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, अब चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा देखिए तीन सरफेस हैं, एक ये है,
अब मान लो यही पॉइंट भी है जिसकी दूरी यहाँ से r है, ये लो, जिसकी दूरी यहाँ से r है, जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं E वेक्टर और ये है ds वेक्टर, ये लो, और ये सरफेस खुद ds मान लेते हैं, ये लो, ये सरफेस हमने ds मान लिया। इसी तरह इधर बनाओ E वेक्टर और ds वेक्टर, ये लो E वेक्टर और ये ds वेक्टर, ये खुद ds है, ये लो। अच्छा एक सरफेस यहाँ ले लो, ये लो, ये है देखो ds वेक्टर और ये है E वेक्टर। इसी तरह एक सरफेस यहाँ ले लो, ये लो, ये पूरा एक सरफेस है, ठीक है, बना लेते हैं, ये लो ds ये और E ये एरिया है ds। अब यहाँ पर सुन लो, ये है नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, और इसे हम लिखेंगे सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। थोड़ा ध्यान देना, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शब्द लिखा होगा सवालों में, तो नॉन कंडक्टिंग माने एक लेयर चार्ज की, और जब कंडक्टिंग शीट लेंगे तो इधर भी चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा, तो दो लेयर, बस इतना फ़र्क है। तो ये हमने शीट लिया और शीट में एक सिलेंड्रिकल शक्ल का गासियन ले लिया, आधा इधर दिख रहा है, आधा इधर दिख रहा है, तो शीट का कुछ एरिया इस गासियन के अंदर बंद हो गया। अब देखो इधर का ds ये आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो शीट है उसके परपेंडिकुलर E आएगा, और ds ये एक सीध में। यहाँ की बात करोगे तो ds ये और E ये 90, यहाँ की बात करोगे तो ds ये E ये, और इस सरफेस की बात करो, इस सरफेस की साइड वाले की, तो ds भी यही और E इसके परपेंडिकुलर। इतना केयर करना, ds वेक्टर गासियन पे परपेंडिकुलर होगा और E वेक्टर इस शीट के परपेंडिकुलर होगा। ये गासियन सरफेस है, चलिए इसको हमने लिख दिया गासियन सरफेस, ये लो। अब आओ गासला लगाते हैं, तो बताओ E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो फिर तीन टुकड़ा है, चलिए एक ये बीच वाला पूरा और एक ये, तीनों के लिए हम अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। तो पहले बाईं तरफ वाले के लिए देखो, इसके लिए तो E ds बाईं तरफ वाला इंटीग्रेशन, डायरेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, कैसे, E और ds cos 0, और इसका कुल एरिया भी ds लिए हो तो इंटीग्रेशन भी ds ही बनेगा, और प्लस 0 बीच का पूरा सरफेस 90 के कारण, और प्लस E ds दाईं तरफ वाला, ये देखो E और ds एक सीध में cos 0 आएगा, तो E इंटू ds का इंटीग्रेशन, और इस पूरे एरिया को ही ds माने हो तो इंटीग्रेशन भी ds ही बनेगा। और बराबर में बताओ कितना चार्ज दबा है, सिग्मा इंटू ds अब बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही एरिया तो शीट का दबा है, तो और सिंगल लेयर है तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। अच्छा देखिए ds कट जाएगा, तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं 2E ds बराबर सिग्मा ds अब बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ds कट गया। बताइए E का फार्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद कर लो, फार्मूला सब याद कर लो, ज़रूरत पड़ेगी। सबसे मज़ेदार बात देखो, यहाँ पर R दूरी पर हम पॉइंट P लिए थे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने गए थे, और इस रिजल्ट में R कहीं आया ही नहीं। इसका मतलब शीट से यहाँ इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, चाहे जहाँ पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसके यहाँ फील्ड ये, इधर फील्ड ये रहेगी परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अवे फ्रॉम द शीट, लेकिन दूरी पे निर्भर नहीं करेगी।
तो रिजल्ट याद कर लीजिए। ये तो था नॉन कंडक्टिंग। अब आइए हम यही रिजल्ट कंडक्टिंग के लिए पढ़ लें। लिखो आल्सो। अब हम ये शीट बना रहे हैं जो कंडक्टिंग है। ये लो, ये कंडक्टिंग शीट है और ये गॉसियन सरफेस लिया उसी तरीके से। ये लीजिए, ये गॉसियन सरफेस है, ये लो। और ये है ई वेक्टर और ये है डीएस वेक्टर और ये खुद डीएस। इसी तरीके से ये देखिए ई वेक्टर और ये डीएस वेक्टर और ये डीएस। यहाँ की अगर बात करो तो ये डीएस वेक्टर और ये ई वेक्टर। यहाँ की बात करो तो ये डीएस वेक्टर और ये ई वेक्टर, ये है ई वेक्टर। अच्छा देखिए, दोनों तरफ इसमें चार्ज है क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट हम बोल रहे हैं। दोनों तरफ चार्ज है, दोनों तरफ चार्ज है। ये लो, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसे हम कहेंगे कंडक्टिंग शीट। और ये जानते हो क्या आएगा? डबल लेयर ऑफ चार्ज। डबल लेयर ऑफ चार्ज क्यों? दो परत, इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज। अब चलिए, ये जो गॉसियन सरफेस बनाए हो इसके लिए गॉस लॉ लगा दो। तो आओ अप्लाई करें गॉस लॉ। बताइए, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको वही 1 2 3 टुकड़ों में इंटीग्रेट करो तो बाएं तरफ वाला बनेगा, देखो ई डी एस, बीच वाला बनेगा 0 और दाएं तरफ वाला बनेगा ई डी एस। और यहाँ ध्यान देना, सिग्मा इंटू 2ds। क्यों? इधर भी चार्ज सिग्मा डी एस, इधर भी चार्ज सिग्मा डी एस, और बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो ये बना देखिए 2EDS और इक्वल में सिग्मा इंटू 2DS और बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 और DS और 2 और DS। बताइए E कितना बचा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी पिछला रिजल्ट आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अंतर ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग शीट है यानी सिंगल लेयर तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कंडक्टिंग शीट है यानी डबल लेयर तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों रिजल्ट काम के हैं। लिखो आल्सो और एक रिजल्ट। देखिए, ये शीट है और ये भी एक शीट है। इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा 1, इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा 2। अब हम 3 पॉइंट देखो स्टडी के लिए लेंगे। एक पॉइंट ये लिया हमने P, एक पॉइंट ये लिया हमने Q और एक पॉइंट ये लिया हमने R। अब देखो, हमने ये माना कि सिग्मा 1 ग्रेटर दैन सिग्मा 2 है यानी इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो, ये हम अच्छी तरह जानते हैं शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो यहाँ फील्ड वहाँ फील्ड इसके कारण सेम रहेगी, उसकी अपनी फील्ड बनेगी। अब यहाँ देखिए, 2 शीट बेशक कंडक्टिंग है लेकिन जब पास पास रख दोगे तो कभी डबल लेयर उन पे नहीं लेना, हमेशा सिंगल लेयर लेना है। क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग भी है तो भी रिपल्सन या अट्रैक्शन के कारण सिंगल लेयर ही उन पे रहेगी। तो इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑलवेज सिंगल लेयर ऑफ चार्ज ऑन ईच शीट if या when 2 sheets
even conducting are placed close to each other। यानी ये बात ध्यान देना, अगर दो शीट इवन कंडक्टिंग है लेकिन पास पास रख दिया जाए तो या तो रिपल्शन होगा अगर दोनों में प्लस चार्ज है, और या तो अट्रैक्शन होगा अगर एक में प्लस एक में माइनस है। इस वजह से दोनों शीट पे हमेशा सिंगल लेयर रहेगा। अगर दो शीट पास में रखी जाए तो इतना ध्यान देना। अब आइए इस प्लस के कारण यहाँ फील्ड बनाएं, ये बनेगी, मैंने कहा E1। अच्छा, इस प्लस के कारण फील्ड ये बनेगी, मैंने कहा E2। एक ही दिशा में क्यों बनाए? प्लस से अवे और प्लस से अवे। छोटा क्यों बनाए? ये देखिए, दूरी से कोई मतलब नहीं। तुम कहो जी दूरी ज़्यादा है इसलिए फील्ड कम बनी, ना, दूरी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, केवल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ज़्यादा है इसलिए E1 बड़ा है और E2 छोटा है। यहाँ पर फील्ड देखो ये बनेगी, कहो E1, और ये फील्ड बनेगी, कहो E2, है ना सही? यानी ये E1 और ये E2 इस पॉइंट पे अवे अवे। और यहाँ देखो ये बनेगी E1 और ये बनेगी E2। अब चलिए T पॉइंट पर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, R पर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ लिखना पसंद करेंगे एट पॉइंट P एंड R। P और R पे एक ही रिजल्ट है, तो क्या लिखोगे? E इक्वल टू E1 प्लस E2। बताइए, सिग्मा बाई 2 एप्साइलन, सिग्मा 1 बाई 2 एप्साइलन नॉट और प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्साइलन नॉट। लो, सिंगल लेयर है ना इसलिए 2 आया है। चलिए अब हम बात करें एट पॉइंट Q पॉइंट पर देखिए नेट फील्ड क्या बनेगी? E1 माइनस E2। क्यों? अपोजिट है? तो चलो बताओ। अच्छा, E कितना बनेगा? सिग्मा 1 बाई 2 एप्साइलन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्साइलन नॉट। ये लीजिए, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल आसान। अब आइए इसका एक स्पेशल केस देख लें। स्पेशल केस, चलिए हम लिख देते हैं स्पेशल केस। ये है शीट, ये है शीट, इस पे प्लस का सिग्मा और इस पे माइनस का सिग्मा। सिग्मा 1 की बजाय प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। अब फिर 3 पॉइंट ले लेते हैं। चलो ये बताओ, ये प्लस है तो ये फील्ड यूँ बनाएगा। चलिए पॉइंट P, पॉइंट Q, अब पॉइंट R। ये लो, आइए हम पहले चेक करें एट पॉइंट P एंड R। इस फार्मूले में सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। तो हम लिखेंगे E नेट फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0 और माइनस सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0। बताओ क्या आ गया? 0। यानी यहाँ फील्ड 0, यहाँ फील्ड 0। ठीक है ना? तो मैं लिख दे रहा हूँ E0 और यहाँ E0। अब चलिए Q पे चेक करें। एट पॉइंट Q, चलो सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0 और प्लस, ये देखो यहाँ पे इसकी जगह माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0। ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्साइलन 0, एप्साइलन 0। और ये फील्ड जानते हो प्लस से अभी अब माइनस की तरफ, तो इस दिशा में फील्ड बनेगी और जानते हो कितनी बनेगी? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन 0।
और ये जो सामने फिगर बना हुआ है जिसमें एक पर प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। तो अब याद रखना, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बाहर फील्ड 0 और दोनों प्लेटों के बीच में फील्ड ये होती है। ये शुद्ध कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का रिजल्ट इसको समझिए, ठीक है ना। कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो दूसरे एप्लीकेशन की बातें थी। अब आइए हम तीसरा एप्लीकेशन लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल ऑफ चार्ज। शेल ऑफ चार्ज, जरा फिगर देखिए, ये है शेल यानी हालो स्फीयर, खोखला, ये लो। और इस पे चार्ज जानते हो कहाँ है? सरफेस पे। सारा चार्ज सरफेस पे रहता है। ये लो, ये चार्ज है, चलो जी Q, कुल चार्ज है Q। अब हम यहाँ 3 पॉइंट स्टडी के लिए लेंगे। एक अंदर है A, ये दूरी R लेस देन कैपिटल R, और एक ये सरफेस ले लेते हैं, ये पॉइंट है B, R इक्वल टू कैपिटल R, और ये सेंटर, और एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं C, ये लो, R ग्रेटर देन R, ये पॉइंट C। अब आप 3 जगह फील्ड ढूंढना चाह रहे हो, एक अंदर, एक सरफेस पे, एक बाहर। तो तीनों जगह से गासियन बनाओगे, क्लोज सरफेस। अब बताओ, ये शेल है स्फेरिकल, तो गासियन भी स्फेरिकल बनाइए। तो एक गासियन हमने ये बनाया, ये लो। दूसरा गासियन इसी सरफेस पे ही चिपका हुआ है, तो वो नहीं दिखाई दे रहा, हमने बनाया है लेकिन वो चिपका है। अब तीसरा गासियन ये बना लेते हैं, ये लो, ये है गासियन सरफेस, ये गासियन सरफेस है, ये गासियन सरफेस। और ये शेल है, ये लो, और एक गासियन इसी के ऊपर भी चिपका है, ठीक है ना। आइए पहले हम ए की स्टडी करें, फिर हम बी की बात करें, फिर हम सी की बात करें। तो चलो बताओ, इसमें पहला केस है इनसाइड द शेल, यानी एट ए, बल्कि ये लिखो आर लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ शेल। तो इस्तेमाल की उस पर कुल चार्ज है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है। आइए गासला लगाएं, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज। बताइए, सारा चार्ज जब सरफेस पे है तो इस गासियन के अंदर क्या चार्ज है? 0। ये लो, 0/ε0, ठीक है ना, क्योंकि गासियन जो अंदर लिए हो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं। इसको आप इंटीग्रेट करो तो E इंटू एरिया कितना लिख दूँ? 4πr² इक्वल टू 0। अब R रेडियस का गासियन सरफेस है तो एरिया तो आएगा। अच्छा बताइए, गासियन सरफेस है तो 4πr² तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर क्या 0 होगा? E 0 होगा। ये लीजिए, क्योंकि ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा, क्योंकि 2 क्वांटिटी का गुणा अगर 0 है और उसमें से एक 0 नहीं है, दूसरी 0। चलिए दूसरा केस देखा जाए, बी। ऑन द सरफेस ऑफ शेल, सरफेस ऑफ शेल माने R इक्वल टू R। फिर यही नियम लगाओ, E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज। बताइए, क्यूब बंद है इस बार, Q/ε0, क्योंकि गासियन सरफेस शेल के जस्ट ऊपर चिपका हुआ है, तो शेल उसके अंदर बंद हुआ ना। ये लो, इसे इंटीग्रेट करो तो
ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इस बार जो गॉसियन सरफेस है वो शेल के ऊपर चिपका हुआ है, यानी जो शेल की रेडियस है वही गॉसियन सरफेस की रेडियस मानी जाएगी या कह लो होगी, इसलिए एरिया ये बनेगा। और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बताइए ई कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर स्क्वायर। ये लो याद कर लीजिए सब फार्मूला। मज़ेदार बात देखिए, ये सबसे ज़्यादा फील्ड है, मैक्सिमम है ये, तो यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा फील्ड कहीं नहीं आएगी। क्लियर है ना, मैक्सिमम, ये 0 और ये मैक्स। तीसरा केस है बाहर के लिए, तो यहाँ लिखो जरा, सी पार्ट में आउटसाइड द शेल, यानी आर ग्रेटर देन आर, ये लो, यानी सी पॉइंट। चलिए वही फार्मूला ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज। अब बताइए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, इस गॉसियन के अंदर भी तो पूरा सेल बंद है, तो कितना चार्ज बंद है, क्यू। अच्छा चलिए इसे इंटीग्रेट करोगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना इसकी रेडियस आर है और ये आर और इस आर में फ़र्क है, ये कैपिटल आर से छोटा है, ये कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक। और ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर स्क्वायर लीजिए। मज़ेदार बात यहाँ ये है, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी ई आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप इसके अनुसार देखिए, बाहर का पॉइंट जब आप अनंत पे इन्फिनिटी पे जाओगे तो आर इन्फिनाइट रखोगे तो ई 0, यानी एक शेल के अंदर फील्ड 0 और शेल के सरफेस से इन्फिनिटी तक फील्ड होगी, इन्फिनिटी पे 0 होगी। शेल के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, यानी चाहे जितना चार्ज आप सरफेस पे रख दे दो, सेल को दे दो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। आइए इसका एक ग्राफ भी बनता है, ग्राफ बना लेते हैं। ये बनेगा इसका ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, यानी डिस्टेंस। यहाँ तक फील्ड गायब है, ये लो, और उसके बाद ये आएगी फील्ड। यहाँ लिख दो E0, यहाँ लिख दो R इक्वल टू R, यहाँ लिख दो E मैक्सिमम, और ये है E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सेंटर से लेकर सरफेस तक देखिए नो फील्ड, और एट द सरफेस मैक्सिमम, और उसके बाद 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। पेपर में अक्सर ग्राफ ही पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर ऑफ चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज, ये चौथा केस है। चलिए ये स्फीयर मान लेते हैं आर रेडियस का स्फीयर। इसमें पूरे में चार्ज है, पूरे में चार्ज, और चार्ज मान लेते हैं क्यू। एक पॉइंट यहाँ अंदर लो, चलो उसे कहते हैं ए, और ये डिस्टेंस है आर लेस देन आर। एक पॉइंट यहाँ ले लो बी, आर इक्वल टू आर, और एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं सी, आर ग्रेटर देन आर। अब देखिए यहाँ से गॉसियन सरफेस पास करो,
एक गॉसियन सरफेस यहां से पास करो, ये लीजिए, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, और ये है स्फीयर। चलिए पहला केस इसमें देखें, इनसाइड द स्फीयर, यानी आर लेस देन आर। अब देखिए ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना कुल चार्ज बंद है हमें उससे मतलब है। ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू कुल चार्ज, पूरे का देखो चार्ज है क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इस बीच वाले का वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, कुल चार्ज अपान कुल वॉल्यूम इनटू इतने का वॉल्यूम। जरा देखना, ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा ई इंटू 4πr²। और देखिए 4/3 कट गया तो q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए r² भी कट जाएगा, एक r बचेगा और e का रिजल्ट बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड इट इज़ q इंटू r बाई आर क्यूब। ये लीजिए रिजल्ट। मज़ेदार बात देखिए, E इज़ प्रोपोर्शनल टू R, यानी लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी E प्रोपोर्शनल टू R माने सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगी। दूसरा केस देखो, ऑन द सरफेस यानी R इक्वल टू R, तो इसमें आप लगा दें E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, और कितना चार्ज देखिए, इसी के जस्ट ऊपर हम गॉसियन सरफेस सोचेंगे तो पूरा का पूरा स्फीयर गॉसियन के अंदर बंद है, तो आप लिखोगे Q बाई एप्सिलॉन 0, Q बाई एप्सिलॉन 0, और इसे इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R² और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E का फार्मूला देखिए मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R², और ये है मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान देना, मैक्सिमम है, ये सबसे ज़्यादा फील्ड यहीं आती है। और तीसरा केस इसमें देख लो, C outside the sphere R greater than R, यानी पॉइंट C की बात हो रही है ये पूरा, तो हम लिखेंगे E डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। अब देखो इधर पूरा का पूरा स्फीयर फिर गॉसियन के अंदर बंद है, पूरा चार्ज Q, इसे इंटीग्रेट करोगे तो E इंटू 4 पाई R² और Q बाई एप्सिलॉन 0, और लीजिए E का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R²। लो निष्कर्ष, कंक्लूजन, E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। क्लियर है ना? आइए देखें इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ देखिए ये आएगा,
सेंटर से सरफेस तक स्ट्रेट लाइन E प्रोपोर्शनल टू R, और उसके बाद इस तरीके से घटेगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड इट इज़ E मैक्सिमम। ये 0 R इक्वल टू कैपिटल R वर्सेस E का ग्राफ है। ग्राफ जरूर याद रखिएगा, जनरली पेपर में ग्राफ ही पूछ लेता है। ये थे 4 केस या 4 एप्लीकेशन गाउस लॉ के, और ये सब के फार्मूला जरूर याद रखिएगा। 2 बातें नोट कर लेते हैं न्यूमेरिकल से पहले। देखिए, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है और चार्ज बाहर रखा है, चलो जी Q। तो यहाँ पर एक सरफेस ले लो, ये लो सरफेस ले लिया, ये सरफेस ले लिया, यहाँ से ये बनेगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये आएगा ds वेक्टर यानी ds, और ये एंगल आएगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब चलिए यहाँ पर एक सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर फिर इसी तरीके से मिलाओ इसे, ये है E वेक्टर और ये है ds वेक्टर, और ये थीटा है which is less than 90 डिग्री। अब आप ये बताएं, थीटा यहाँ 90 से ज़्यादा है और ये इनकमिंग फ्लक्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 बातें। इन एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स क्या लिखोगे? निगेटिव। ये देखिए 90 से बड़ा E ds cos थीटा। और दूसरे नंबर पे लिख दो इमर्जिंग फ्लक्स, ये हम लिख देंगे पॉजिटिव। तो ध्यान देना, किसी सरफेस में फ्लक्स एंटर कर रहा है तो माइनस आएगा यानी निगेटिव आएगा, और अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो प्लस आएगा। ठीक है ना, इसको ज़रूरत है, याद रखिएगा। एक और बात लिख लेते हैं, फिर से नोट लिख लो। देखिए, ये शेल का केस है, ये शेल है, इसकी रेडियस R है और इसमें चार्ज मान लो Q है, पूरे में चार्ज Q है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी चलिए सिग्मा है। तो सिग्मा के लिए फार्मूला आप लिखोगे Q/4πr²। मतलब कई बार हो सकता है फार्मूला हमें सिग्मा में पूछे और हम तो Q में सारे फार्मूला बनाए बैठे हैं, तो आप यहाँ से Q सिग्मा इंटू 4πr² रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, ये शेल के लिए है, ये शेल है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, पूरे में चार्ज है, पूरे में चार्ज है ये, और इसकी रेडियस R है और चार्ज Q है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ध्यान देना, सिग्मा क्या है? सरफेस, यहाँ लिख देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इक्वल टू Q/4πr²। ठीक है ना, और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा क्योंकि ये स्फीयर है यानी सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस केस में रो, तो Q बाई कुल वॉल्यूम 4/3πr³। ये ध्यान देना, आप Q को रिप्लेस कर लीजिएगा। अगर वो रो की टर्म्स में हमसे फार्मूला पूछे तो Q की जगह रो इंटू 4/3πr³ रख दीजिएगा, फार्मूला बदल जाएंगे। इसको भी याद रखिए। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस इसके देखें।
घास ला के कुछ सवाल देख लिए जाए। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। A cylinder of radius r and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the axis of cylinder। एन इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल। क्वेश्चन है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface of cylinder, linked with the surface of cylinder is, पहला ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर ई, 2 पाई आर स्क्वायर ई। दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर बाई ई। तीसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर ई और चौथा ऑप्शन है 0। आइए इसको समझें। देखिए ये है सिलेंडर, ये लो, और इसकी रेडियस है r और लंबाई है इसकी l। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगी हुई है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगी है, ये पैरेलल। चलिए यहाँ एक एलिमेंट काटते हैं। ये हो गया ds वेक्टर और ये हो गया e वेक्टर। यहाँ एक एलिमेंट काटिए तो ये हो गया ds वेक्टर और ये हो गया e वेक्टर। यहाँ एलिमेंट काटिए, ये हो गया ds वेक्टर और ये हो गया e वेक्टर, क्योंकि e इस डायरेक्शन लगा है, ये है e, ये है e। तीन सरफेस, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, तीन सरफेस से मिल के बना है। हमसे फ्लक्स मांग रहे हो तो बताओ टोटल फ्लक्स कैसे लिखा जाए। इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो सर्कल लगेगा। इसको हम तीन टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं। देखिए E डॉट ds नंबर 1 प्लस E डॉट ds नंबर 2 प्लस E डॉट ds नंबर 3 उधर। अच्छा चलिए बताइए, इधर वाले की बात करो तो E इंटू ds इंटू cos 180 डिग्री इंटीग्रेशन है ना 180 डिग्री, प्लस E इंटू ds इंटू cos 90 डिग्री सेकंड के लिए, और प्लस E ds cos 0 डिग्री देखिए थर्ड के लिए। वहाँ एंगल 0 है, यहाँ एंगल 180 है और यहाँ एंगल 90 है। चलो अच्छा इसे इंटीग्रेट करें तो E इंटू ds पूरा एरिया
पाई आर स्क्वायर और cos 180 माइनस आएगा। अब प्लस देखिए जीरो हो जाएगा, क्यों? cos 90 जीरो होता है। और ये देखिए कितना आएगा, e इंटू डी एस डी एस डी एस पाई आर स्क्वायर और cos 0 1 होता है। ये देखिए माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई स्क्वायर, तो फाई कितना हो जाएगा, ज़ीरो, यानी इसका आंसर ये आएगा। है ना सिंपल। अगर क्लोज सरफेस है तो फिर आप टुकड़ों में तोड़ दो, जितने सरफेस से मिलकर वो क्लोज हुआ है उतने टुकड़ों में इंटीग्रेशन करेंगे। आइए अगला सवाल देखा जाए। अगला एग्जाम्पल, इन ए गिवन रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज given by E vector equal to 2i cap plus 2j cap plus k cap, नहीं 3j cap प्लस k cap, और यूनिट दी गई है न्यूटन पर कूलम। ये लो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस यस इक्वल टू 10i कैप मीटर स्क्वायर एरिया, मीटर स्क्वायर यूनिट इज पहला ऑप्शन है 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तीसरा ऑप्शन है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, चौथा ऑप्शन है 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। देखिए सिंपल सवाल, ये ओपन सरफेस है तो ई डॉट यस दिया है, ई दिया, डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो बताओ ई ये है और एस वेक्टर ये है, तो आई का गुणा करते हैं, ये लो जी 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। सिंपल सवाल। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला एग्जाम्पल, a charge 10 microcoulomb is placed at the center of a hemisphere of radius r equal to 10 centimeter, the electric flux through the hemisphere
थ्रू द हेमीस्फीयर इज, पहला ऑप्शन है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा ऑप्शन है 10 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा ऑप्शन है 6 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चौथा ऑप्शन है 2 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए ये हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है और यहाँ चार्ज रखा है, चलिए Q रख देते हैं और रेडियस इसकी है R और ये हेमीस्फीयर। हमें इसका फ्लक्स चाहिए, तो ये बताओ हम अगर इस हेमीस्फीयर को अपनी तरफ से पूरा स्फीयर बना लें, यानी आधा स्फीयर अपने से ढक दें, अपनी तरफ से लगा दें, तो पूरा क्लोज हो गया, तो इसमें गासला लग जाएगा। तो फिर आधा अपनी तरफ से मिला दो और फ्लक्स ढूंढ लो और फिर आधा कर दो, क्योंकि आधे का चाहिए। तो कितना आएगा 5, नो डाउट 1/2 और Q/ε0, क्योंकि पूरे का फ्लक्स हुआ Q/ε0 और आधे का चाहिए, तो अपनी तरफ से ढक दो, ले जाओ। अब सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा 1/2 इंटू Q की वैल्यू है 10 माइक्रो है -6 और डिवाइडेड बाई ε0 यानी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये लो सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। ये आंसर आएगा 6 आता है सॉल्व करने पर, 6 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। ये लो आंसर, यानी ये आएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला एग्जाम्पल लिखिए, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस R 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम एंड 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रेस्पेक्टिवली। Then the total charge, total charge inside the surface is। अब देखिए इनवर्ड फ्लक्स हम लेते हैं नेगेटिव और आउटवर्ड फ्लक्स लेते हैं पॉजिटिव। तो बताइए इनवर्ड फ्लक्स ये है, चलो हम इसको φ1 कह लें। इनवर्ड सॉल्यूशन में आओ, इनवर्ड यानी एमर्जिंग, एंटरिंग, इनवर्ड यानी एंटरिंग फ्लक्स कितना लिख दिया जाए, चलो φ1
माइनस आएगा 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम। और आउटवर्ड यानी इमर्जिंग फ्लक्स आएगा, जिसे हम π2 कह रहे हैं, ये प्लस के साथ आएगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बताइए नेट फ्लक्स कितना हुआ? नेट फ्लक्स, इनको ज़रा जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बताइए गॉस लॉ लगाएं तो φ = Q/ε0, यानी Q बराबर φ गुणे ε0। अब वैल्यू रख लें तो यहाँ पर हम रखेंगे तो Q आएगा φ की वैल्यू ये वाली, ठीक है ना। इसको चलो φ कह देते हैं। φ = φ, ये लो, चलिए -4 इंटू 10⁻³ और इंटू ये 8.854 और 10⁻⁻12, ये हमें मिलेगा चार्ज। कितना आएगा ये? 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 1 = 21 और 32, 2 = 34 और 32, 3 = 35 और 1 2 3.35 और 10⁻⁻⁹ यानी ऑप्शंस ε0 में ही आंसर दिया गया है, इसी में आंसर दिया गया है, यानी आंसर ये दिया गया है इंटू ε0, बस यही आंसर है। ले कैलकुलेशन करना नहीं है, आप ऑप्शन में यही दिया है। चलिए अगला सवाल देखें। तो ये याद रखिएगा, इनवर्ड फ्लक्स यानी एंटरिंग फ्लक्स माइनस लिया जाता है और आउटगोइंग फ्लक्स को हम प्लस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल, ए हालो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q within it if phi is the electric flux associated with the curved surface, B, then the electric flux linked with the plane surface A is देखिए ये फिगर भी दिया गया है हमें। ये सिलेंडर है और ये कर्व सरफेस B है और ये सरफेस A है और चार्ज बीचों बीच रखा है Q। और पहला ऑप्शन है 1/2 Q/ε0 माइनस फाई। दूसरा ऑप्शन है Q/2ε0। तीसरा ऑप्शन है, चलिए इधर लिख देते हैं, तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन है
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ये 4 ऑप्शन है। अच्छा चलो देखो इधर, इस पूरे का फ्लक्स माने ये सरफेस और ये सरफेस, तीनों को फ्लक्स कितना हुआ, घासला लगाओ, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और कर्व सरफेस का इन्होंने फाई दिया है, तो कर्व सरफेस वाला निकाल दो, ये लो। अब ये जो बचा किसका फ्लक्स है, इसका और उसका, यानी दोनों प्लेन सरफेस। हमसे एक का पूछे हो, यानी इसका आधा। ये लो आंसर बिल्कुल सीधा सा, घासला लगाओ क्लोज सरफेस के लिए, आंसर दे। ये AITPL में भी आया था और नीट में भी आया। अगला एग्जाम्पल देखो, थ्री इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज sheets are placed as shown in figure. The electric field at point P. The electric field at point P is. फिगर देखो बना हुआ है, ये शीट्स हैं, ये शीट्स हैं, ये लो, और ये बना है Z एक्सिस और ये है X एक्सिस। यहाँ लिखा हुआ है Z इक्वल टू माइनस ए, Z इक्वल टू प्लस ए और Z इक्वल टू 3a लिख दो, यहाँ ए लिख दो, ठीक है ना। और चार्ज डेंसिटी दी गई है माइनस सिग्मा, इसमें चार्ज डेंसिटी दी गई है -2 सिग्मा और इसमें प्लस सिग्मा, ये लो। और पॉइंट हमें दिया गया है ये है पॉइंट P जहाँ हमें फील्ड चाहिए। और ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के कैप, दूसरा ऑप्शन है -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के कैप, तीसरा ऑप्शन है 4 सिग्मा एप्सिलॉन 0 के कैप, चौथा ऑप्शन है -4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के कैप। आप पहले देखें, देखिए ये प्लस का है, फील्ड ये बनाएगा, ये लो, ठीक है ना। ये माइनस है, दोगुनी फील्ड बनाएगा, ये लीजिए, ये दोगुनी फील्ड बनाएगा। और ये भी माइनस है, ये फील्ड ये बनाएगा, 3 फील्ड बनेगी, इसकी फील्ड ये, इसकी फील्ड ये और इसकी फील्ड ये, क्योंकि डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। शीट के मामले में याद करो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिंगल लेयर और सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 डबल लेयर, यानी कंडक्टिंग शीट डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। तो ये देखिए, इसके कारण अवे
इसके कारण इनवर्ड, इसके कारण इनवर्ड, 3 फील्ड बनेंगी। चलिए एक को हम E1 कह दें, एक को हम E2 कह दें और एक को हम E3 कह दें। तो बताइए तीनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है ना, जोड़ दो, तीनों फील्ड जोड़ दो। तो बताइए नेट फील्ड अगर हम लिखें तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक। और सुनो, इसको हम लिखेंगे E1 की वैल्यू इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिंगल लेयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर 2 या 2 से ज़्यादा शीट पास पास रखी हो तो हमेशा सिंगल लेयर ही लेंगे। अच्छा चलिए इसको भी सिंगल लेयर लेंगे तो प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना माइनस का यूज हो चुका है डायरेक्शन, अब यहाँ माइनस ना रख देना। और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये माइनस केवल डायरेक्शन तय करेगा ना, तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, चुपचाप जोड़ दीजिए। तो ये बताइए E कितना आया? 4/2 यानी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन जी। अब डायरेक्शन दे दो, बताओ Z के अपोजिट है ना, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर माइनस 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 और K कैप। लीजिए कौन सा आंसर? ये वाला, IIT में पूछा गया सवाल। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर आप एरो नीचे बना दिए हो यानी माइनस का और प्लस का यूज कर चुके हो तब फार्मूले में साइन मत रखिएगा, ठीक है ना। पास पास में अगर सीट रखी हो तो हमेशा सिंगल लेयर उन पे कंसीडर करना है, ठीक है ना। चलिए और एक सवाल देख लें, अगला एग्जाम्पल लिखो। टू पैरेलल इनफाइनाइटली long line charges with linear charge density lambda plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r. in free space यानी वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन? क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे between two line charges। ये है देखो नाटक, एक लाइन चार्ज ये है और एक लाइन चार्ज ये है, और ये मिडवे माने यहाँ से दूरी r और यहाँ से दूरी भी r, ये पॉइंट है। चलो इस पे है प्लस का लेमडा, इस पे है माइनस का लेमडा। अच्छा बताइए ये फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, यानी चलिए यहाँ बना देते हैं, ये लो ये E1 बनाएगा अभी, और ये माइनस है तो ये E2 बनाएगा, ये लीजिए। यानी दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन बनेगी, ये लीजिए। तो बताइए
नेट फील्ड क्या लिख दिया जाए, ऑप्शन भी दिए गए हैं, पहले ऑप्शन लिख लो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2 लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन 0 आर, और चौथा ऑप्शन है लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन 0 आर। अच्छा चलिए सॉल्यूशन में आओ। देखो इसकी फील्ड उधर, उसकी फील्ड इधर, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ध्यान देना माइनस से डायरेक्शन तय होगी, फार्मूले में ना माइनस रखिएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में जब दो वेक्टर हैं तो उनको जोड़ दोगे। तो ये हो जाएगा कितना, आई थिंक लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन 0 आर, लो आंसर कौन सा जाएगा, यानी चौथा। बिल्कुल सिंपल। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला एग्जाम्पल, ए हेमी स्फेरिकल सरफेस, ए हेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड in a uniform electric field, in a uniform electric field of intensity E, parallel to the axis of its circular plane, what will be the electric flux? What will be the electric flux through the हेमी स्फेरिकल सरफेस? पहला ऑप्शन है 2 पाई आर ई, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर ई, और तीसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर ई, और चौथा ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब ई। देखो सवाल की लैंग्वेज ये है प्लेन सरफेस और ये है हेमीस्फीयर, और इस प्लेन सरफेस का एक्सिस ये है एक्सिस ऑफ सर्कुलर प्लेन, ये सर्कुलर प्लेन है, इसका एक्सिस ये आएगा, और इसी के पैरेलल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो, ये। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका देखिए, ये जो सरफेस है, ये बाउल, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इसके निकल रही है, यानी प्लस का फ्लक्स आएगा, और ये कर्व्ड सरफेस है, तो सबसे बढ़िया इसका प्रोजेक्शन बना लो, यानी इसको चपटा कर दो,
और फिर एरिया ढूंढ लो। तो जानते हो फाई कितना आएगा, ई इंटू, जब इसको हम फ्लैट करेंगे तो एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, आर है ना। ले लो आंसर। तो कर्ड सरफेस है, फ्लैट करो और उस गुणा कर दो, तो कौन सा आंसर जाएगा, ये वाला। बिल्कुल आसान है। आइए और एक आध सवाल देखें। अगला एग्जाम्पल देखिए, ए सॉलिड स्फीयर, ए चार्ज Q is uniformly distributed over the entire volume of a solid sphere of radius capital R. The ratio of electric field at a distance r/2 to that at a distance 3r/2 from the center of sphere is। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इसको, ये स्फीयर है और इसकी रेडियस r है। एक पॉइंट यहाँ ले लो, चलिए हम इसको कह दें P, ये लो, और ये दूरी है r/2 यानी r/2, और एक पॉइंट इधर ले लो, यहाँ पर ये है, चलो जी Q, या इसे Q कह देते हैं, और ये दूरी है 3r/2 सेंटर से। अब पूरे में चार्ज भरा है, चार्ज कितना है, Q। सॉलिड स्फीयर वाला केस है ना। तो पहले बताइए एट P, चलो इसे E1 कह दें। याद करो फार्मूला 1/4 पाई और Q इंटू R अब बाई r³। अब R की जगह ये रख दो, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू R/2 अब बाई r³। चलिए बताइए E1 कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई 2r²। यहीं रुक जाओ। अब लिखो एट Q यानी उस पॉइंट के लिए। तो याद करो इसका फार्मूला हम लिखेंगे, चलिए E2 कह दें इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई r², बाहर के लिए। अब R की वैल्यू पूरी रखना है ये। तो बताइए E2 कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई, और ये 3r/2 यानी 9r²/4। ठीक, तो ये E2 कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया 4Q बाई 9r²। इसे इक्वेशन 2 कर लो। और हमसे क्या पूछे हो, E1/E2। चलो बताओ, E1/E2 चाहिए ना, E1/E2। तो दिस बाई दैट, ये कट गया, ये कट गया, Q कट गया, Q कट गया, r² कट गया, है ना। तो 1/2, अब गुणे इसे उलट देते हैं, यानी 9/4 कितना हो जाएगा, ये 9/8। लीजिए आंसर।
चलिए और एक आध सवाल देख लें। सीधे फार्मूले का देखो सवाल है ये। अगला एग्जाम्पल देखिए, ए चार्ज Q is placed at the corner of a cube. Find electric flux यहाँ देखिए दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लिंक्ड या पासिंग थ्रू। पहला क्वेश्चन है द क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है ईच फेस ऑफ क्यूब। ये सवाल है। चलिए देखा जाए। चलो ये क्यूब है, ये लो, ये क्यूब है और हम चार्ज यहां रख दे रहे हैं। अब देखिए इस चार्ज को पहले एनक्लोज करिए तब घासला लगेगा। तो इस चार्ज को हम कैसे एनक्लोज करेंगे? इसके बगल में मैंने 3 क्यूब और रख दो और उन चारों के ऊपर 4 और रख दो, यानी कुल 8 क्यूब से ये चार्ज इनक्लोज होगा। क्या लिख लो सॉल्यूशन में? द चार्ज Q कैन बी enclosed by a total 8 such cubes. Total 8 such cubes. Therefore, flux through each cube ये बनेगा Q by 8 एप्सिलॉन 0। क्यों? 8 क्यूब से क्लोज हुआ। अब 8 क्यूब का कुल फ्लक्स बने Q by एप्सिलॉन 0 घासला, तो 1 का कितना हुआ? बाई 8। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 3 फेसेस adjacent to the charge Q इक्वल टू 0। 3 सरफेस जो Q को टच कर रहे हैं, 3 फेस, उनका फ्लक्स 0 है क्योंकि एक भी लाइन उनको पार नहीं करेगी। एंड फ्लक्स थ्रू each of the remaining 3 faces equal to 1/3 और Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। पूरे का इतना था, 3 का 0 हो गया, बाकी 3 में हर एक का ये आएगा, यानी Q by 24 एप्सिलॉन 0। तीनों रिजल्ट बढ़िया हैं, याद रखिएगा, एक पूरे क्यूब का और एक सरफेस का। चलिए इसी चार्ज को अगर हम कहीं और रखें क्यूब के किसी और स्थान पर, तो फ्लक्स कैसे ढूंढेंगे? आइए उसे भी देख लें, ये भी पूछा जाता है। चलिए इसी में हम आगे लिख देते हैं। देखो ये क्यूब है, ये लो,
इस बार चार्ज हम यहाँ रखेंगे ठीक सरफेस पे। बताइए इसको कैसे बंद करोगे? फ्लक्स थ्रू द क्यूब चाहिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब, ये सवाल है। आप इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब रख दो, सिर्फ 2 क्यूब से ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो फिर फाई कितना हो गया? यहाँ लिख लो सॉल्यूशन में, चार्ज क्यू कैन बी एनक्लोज्ड बाय यूजिंग 2 सच क्यूब्स। 2 सच क्यूब्स माने टोटल। तो बताइए देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब इक्वल टू हाउ मच? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जी। 2 क्यूब का कुल फ्लक्स हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन, एक का ये हो गया। चलिए एक और सवाल इसी कैटेगरी का, बिल्कुल सेम चीज़, लेकिन चार्ज कहीं और रखेंगे। देखो ये क्यूब है, फिर से, और इस बार चार्ज हम रखेंगे यहाँ पर, यानी साइड के मिड पे, यानी साइड के ऊपर कह लो। अब इस बार जानते हो कैसे बंद होगा ये चार्ज? कुल 4 क्यूब लगेंगे। इस क्यूब के बगल में क्यूब और 2 क्यूब ऊपर। तो यहाँ लिख लो, क्वेश्चन हमारा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लिंक्ड विथ the cube if a charge q is placed on its side, एक साइड पे रखा गया। सॉल्यूशन में लिखो, चार्ज q कैन बी enclosed by total 4 such cubes. Therefore, flux through each cube equal to q by 4 एप्सिलॉन 0। एक का हुआ q बाय, सॉरी, चारों का हुआ q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक का हुआ बाई 4। है ना बिल्कुल आसान। ये लीजिए, ये कुछ सवाल हमने कराए गासला के। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर या कह लो कैपेसिटेंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।